हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और अगर इस प्लेटफॉर्म पे होने वाले डिस्कशन से आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है तो कंसीडर करो, सब्सक्राइब करना, लाइक करो और कमेंट में फीडबैक दे सकते हो। आज हम कंटिन्यू करेंगे वो वीडियो जो हम कल देख रहे थे, रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट पे, जो अभिजीत चावड़ा जो हिस्टोरियन और साइंटिस्ट है, जिसमें वो बात कर रहे थे कि कैसे ये डिसाइफर हो रहा है या फिगर आउट हो रहा है कि इंडिया से एक्चुअली आउट ऑफ इंडिया माइग्रेशन हुआ था। तो हम उस पॉइंट पे थे, तो चलो कंटिन्यू करते हैं उसी जगह से। पहले जो अपना सप्त सिंधु रीजन में जो सिविलाइजेशन था, वहाँ पे पूरी दुनिया से इमिग्रेंट्स आते थे। दुनिया का अमेरिका था तभी, उस टाइम तभी के का। ज़माने में। यस। और मतलब जो आप कह रहे हो ना कि बिल्डिंग भी थे, ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब हमारे इंजीनियरिंग के एडवांसमेंट्स हुए थे तब। बहुत ही ज़्यादा। तो जब ये इंडिया में हो रहा था, बाहर क्या हो रहा था? चाइना में क्या हो रहा था? मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा था? अफ्रीका में क्या हो रहा था? यूरोप में क्या हो रहा था? 5000 साल पहले जब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन अच्छा, वैसे मजाक की बात है, जैसे पूछ रहा है ऐसा लग रहा है कि ये उधर बैठ के देख रहे थे, हर किसी को कैमरा में ऑब्जर्व कर रहे थे। इन्होंने सीसीटीवी लगाए हुए थे सब जगह। ईरा ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन सबसे मेच्योरिटी में था, तब चाइना शुरू भी नहीं हुआ था। अफ्रीका में एज फार एज वी नो कुछ नहीं था। यूरोप में लोग स्टोन एज में जी रहे थे। इजिप्ट बस शुरू हो रहा था उस टाइम पे। सो इंडियन सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट नोन कंटिन्यूसली एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन इन द होल वर्ल्ड। तो ये बात है। अच्छा यार, पता है क्या, बहुत प्राउड वाली बात होगी हमारे लिए अगर ये सब कुछ सही हो, लेकिन एक चीज़ हमें सीखनी चाहिए एज ह्यूमन बींग्स कि हर चीज़, जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी जाए, उसको सिर्फ इसलिए कि वो आपके लिए पॉजिटिव है, बिना किसी क्रिटिसिज्म के या बिना किसी एग्जामिनेशन के सीधा ही मान नहीं लेना चाहिए। इन्होंने यहाँ पे जो ये बताया, बहुत अच्छा होता कि अगर ये समहाउ या होपफुली आगे एक्सप्लेन करेंगे ये कैसे इस नतीजे पे पहुँचे, लेकिन बहुत अच्छा होता कि समहाउ ये इसको, जो ये क्लेम्स कर रहे हैं, इसको ये जस्टिफाई भी करते या प्रूफ भी करते कुछ रिकॉर्ड्स के थ्रू, या कुछ चीज़ें जो कि सिमिलर कार्बन डेटिंग की, सिमिलर एज की इंग्लैंड में और इंडिया में, या चाइना में और इंडिया में एक ही टाइम पे पाई गई। जब भी आप देखोगे, इंडिया को ओल्ड सिविलाइजेशन कंसीडर किया जाता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, बट साइंटिफिकली जो वर्ल्ड ओवर में जो ओवरव्यू है इस टाइम पे, और ये अग्रीड अपॉन है होल वर्ल्ड में, कि आई थिंक सुमेरियन या जो यूफ्रेटिस रिवर की जो का जो एरिया है, वैली कह लो, या जो उसका इरिगेटेड एरिया है, जो मॉडर्न डे इराक और सीरिया में पड़ता है, वो एरिया कंसीडर किया जाता है सबसे पहली सिविलाइजेशन का, इवन बिफोर इजिप्ट, इवन बिफोर इंडिया, इवन बिफोर एवरीथिंग। मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड ओवर अग्रीड अपॉन कंसेंसस इस बात के ऊपर है। बट ऑफ कोर्स ये उसके सामने एक बहुत ही ग्रैंड क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे, या लाइक एक स्टेटमेंट्स बता रहे हैं। तो दो प्रॉब्लम्स हैं इसमें। एक प्रॉब्लम जो कि शायद सॉल्व हो जाए, हम आगे देखते हैं कि इसके ऊपर ये क्या प्रूफ्स देते हैं इस चीज़ को सब्सटेंशिएट करने के लिए। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसा है और ये प्रूवन है, तो ये ही नैरेटिव अग्रीड अपॉन क्यों नहीं है दुनिया में, और यूनिवर्सिटीज़ में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा। ये मेरा इशू है इसके साथ। और लाइक अगर इतना ही कॉन्फिडेंट है हम लोग, तो हमें क्लेम करना चाहिए ना इस चीज़ को कि ये हमने फाइंड आउट किया है, फॉर एग्जांपल। और अगर आप देखेंगे दुनिया का सबसे पुराना लिटरेचर क्या है, तो ऋग्वेद है। ओके, अभी अभी अब अगर आप टेक्स्ट बुक्स ये पढ़ेंगे तो आपको बोला अग्रीड जाएगा टेक्स्ट माना बुक्स जा में कि सकता है। ये कुछ 3000 साल पुराना होगा ऋग्वेद। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद में एक नदी की बात होती है, सरस्वती नदी, हाँ, ये तो उसके पता है। बहुत बहुत रेफरेंसेस हैं, और ये बहुत बड़ी नदी के रूप में उसको प्रेजेंट किया गया है। जैसे आज गंगा माँ की बात होती है, वैसे ही सरस्वती। हाँ, तो गंगा, यमुना, सरस्वती और सिंधु, इन सब नदियों से बड़ी थी सरस्वती। ओके, अगर हम जियोलॉजिकल रिकॉर्ड को देखेंगे तो सरस्वती 2500 साल पहले, 3500 साल पहले सूख गई। ओके, कहाँ थी सरस्वती नदी? हिमालय से निकलती थी, और पंजाब, हरियाणा, सिंध और गुजरात, इसमें से फ्लो होती थी। अगेन मजाक की बात है, लेकिन ये सोच, हाँ, वहाँ से निकल रही, वहाँ से आएगा वो, और वहाँ से जाएगा। ओके, जोक्स अपार्ट, रिसेंटली कुछ जो जितनी मेरी अवेयरनेस है, रिसेंटली कुछ चीज़ें मिली हैं जिनसे थोड़ा बहुत
जब कोई रिवर सूखती है ना तो अपना रिवर बेड छोड़ जाती है। जो लोग ज़मीन की लेयर्स की पढ़ाई करते हैं, उसको मैं इस वक्त नाम नहीं, उस स्टडी फील्ड का मैं नाम नहीं याद कर पा रहा, लेकिन जब भी कोई किसी जगह रिवर होती है तो उसके सेडिमेंट्स आपको उस मिट्टी की लेयर्स में मिल जाते हैं। वो एक अपने होने के निशान छोड़ जाती है, क्योंकि नदी कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। एक नहर भी देखते हो तो कहाँ से कहाँ तक होती है, जो कि मैन मेड है, और नदी तो जिसने भी नदी देखी होगी उसको पता ही होगा। खैर, तो रिसेंटली कुछ चीज़ें फाइंड आउट हुई हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जिसमें कि पता चला कि कुछ ऐसे निशान मिलते हैं कि वहाँ पे कोई नदी थी, बट उसका क्या स्केल था, उसका क्या रूट था, कहाँ से कहाँ होते हुए जाती थी। हरियाणा में जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग मिले हैं, तो हरियाणा तो ऑफ कोर्स था ही उसके रूट पे, मॉडर्न डे हरियाणा का जो स्टेट है, बट इतनी ज़्यादा डिटेल्स उसके बारे में नहीं है और इतने ज़्यादा कंक्लूसिव प्रूफ भी नहीं है। तो इतना तक मैं जानता हूँ। अगर आप सैटेलाइट इमेजेस देखेंगे तो आपको अभी भी उसका रिवर बेड मिलेगा, दिखेगा, ड्राई रिवर बेड, बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा, एनॉर्मस नदी थी ये। तो ऋग्वेद, एक सेकेंड पीछे करते हैं, बहुत ही बड़ा है, बहुत इमेजेस देखेंगे तो ये जो रेड डॉट्स हैं, आई थिंक इसकी बात हो रही है, बट ये जो रेड डॉट्स इस वक्त इस मैप में दिख रहे हैं ना, अगर आप इस मैप को जो पॉलिटिकल मैप इसके ऊपर देखोगे तो ये जो रेड डॉट्स हैं यहाँ पे, ये पंजाब बनता है अभी के टाइम का, उससे थोड़ा नीचे हरियाणा बनता है। लेकिन अगर ये ऐसे हाईलाइट भी कर देते रिवर बेड को तो थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है आई थिंक। तो आपको अभी भी उसका रिवर बेड मिलेगा, दिखेगा, ड्राई रिवर बेड, बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा, एनॉर्मस नदी थी ये। तो ऋग्वेद में सरस्वती को क्या क्या बोला गया है? जोर से गरजने वाली नदी, लाउडली रोरिंग, मदर ऑफ फ्लड्स, बहुत बड़ी बड़ी बाढ़ें आती थी उस नदी में। तो ये सब मेंशन किया गया है ऋग्वेद में। तो क्लियरली ऋग्वेद एक उस टाइम पे लिखा गया था जब ये नदी बड़ी नदी थी, फुल फोर्स में थी। अभी नेचर नाम का एक साइंटिफिक जर्नल है, उसमें काफी स्टडीज हुआ है सरस्वती के बारे में। तो उसमें क्या मिलता है हमें कि सरस्वती 6000 BC के बाद कम होने लगी। तो लास्ट टाइम सरस्वती एक बड़ी नदी थी वो 8000 साल पहले की बात है। यानी कि 8000 साल पहले उसका डिक्लाइन शुरू हो गया। क्लियरली ऋग्वेद अप्रोक्सीमेटली उस इरा में लिखा गया है, नॉट 3000 years ago. It is very clear. इसमें कोई शक ही नहीं हो सकता है। सर अभी ये जो 5 ओके, बट अगर मान लेते हैं कि 8000 पहले उसका डिक्लाइन शुरू हो गया, तो लेटेस्ट भी अगर ऋग्वेदा लिखा गया हो तो 8000 साल पहले लिखा होगा, ये मान लेते हैं, तो इससे ये पता चलता है, और ऋग्वेदा हमारे सिविलाइजेशन का अकॉर्डिंग टू अस एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उसके ऊपर ही फिर उपनिषद हैं, उसके ऊपर ही फिर पुराण है, और फर्दर जितने भी हमारे पास रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल टेक्स्ट है वो उसके बाद ही लिखा गया है। श्रुति टेक्स्ट में की कैटेगरी में आता है वो, जिसको कि सुना गया था किसी डिवाइन साउंड के थ्रू। तो अगर वो 8000 साल पहले लिखा गया तो हम फिर 20000 साल पहले का क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। बट ये भी हो सकता है कि वो लेटेस्ट 8000 साल पहले लिखा गया, हो सकता है वो उससे ज़्यादा पहले भी लिखा गया हो। बट स्टिल ये वाला क्लेम काफ़ी बार किया जाता है, लेकिन मैं अभी भी ये कहूँगा कि अभी भी ये क्लेम एक्सेप्टेड नहीं है जनरली दुनिया में। और वो क्यों नहीं है जब हमारे पास इतने कॉन्क्रीट प्रूफ है? इसकी वजह जानना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, या फिर जाननी चाहिए। 8000 साल पहले की बात हो रही है तो हम कह रहे हैं कि ओके ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, अच्छा हमारे किताबों में कहा जाता है कि सिर्फ 2500 साल पुराना, वही ना, वही उससे ज़्यादा पुराना बहुत यस डेफिनेट नहीं। जनरली ऋग्वेदा को इंटरनेशनली माना जाता है कि वो 1500 BC में लिखा गया था, यानी कि 3500 साल पहले। होगा। हमारी जो किताबें हैं, हमारा जो हिस्ट्री है, ऑफिशियल हिस्ट्री, ये कम्प्लीटली ऑब्सोलीट है, कम्प्लीटली आउटडेटेड है। जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, जो हम स्कूल में आज भी पढ़ते हैं, जो हम स्कूल में पढ़ते हैं वो है ओके, उसको पढ़ो, उसमें नॉलेज है, फैक्ट्स जो उसमें बताए गए हैं उसको पढ़ लो, लेकिन उसके साथ सप्लीमेंट करने के लिए 4-5 और जगहों से भी हिस्ट्री पढ़ो, और सोर्सेस से भी सेम चीज़ों के बारे में पढ़ो, और फिर उसके हिसाब से अपनी IQ के हिसाब से जो मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशन लगे उस पर मानना। क्योंकि कोई भी कंट्री की जो टेक्स्ट बुक होती है, इस चीज़ को समझना, ये सिंपल है। कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई इन्फॉर्मेशन
डिस्पर्स कर रही है जनता में, तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू की इन्फॉर्मेशन डिस्पर्स करेगी, जिससे कि गवर्नमेंट की अच्छी इमेज जाए, उस कंट्री की अच्छी इमेज जाए, कंट्री के बच्चों में अपनी कंट्री के प्रति बहुत ज़्यादा गर्व आए कि हमारी कंट्री अमेजिंग है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और हमेशा से रही है। कम्युनिटी में हारमनी हो, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखे कि कंट्री की बेटरमेंट, फ्यूचर और करंट वो कैसे होगी, उस हिसाब से हिस्ट्री को मोल्ड किया जाता है। पर वो 100% ट्रूथ नहीं होती है। और अगर आप देखोगे, अक्सर ये देखने को मिलता है जो ट्रूथ होता है वो कुछ ज़्यादा ही सिनिकल, कुछ ज़्यादा ही ग्रूसम होता है। फॉर एग्जांपल कोविड का देख लो, अभी एंथनी फाउची को गॉड माना जा रहा था, लाइक कोविड गॉड, काइंड ऑफ गॉड नहीं तो एटलीस्ट मसाया, कोविड मसाया माना जा रहा था अमेरिका में। अब पता चल रहा है कि उन्हीं लोगों की रिसर्च थी जिसका फॉल आउट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, और उसकी वजह से कोविड फैल गया पूरी दुनिया में। तो सच कुछ ज़्यादा ही अजीब भी हो सकता है। अब ये जो बुक है ऋग्वेदा, ये हमारी सभ्यता का फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है, फाउंडेशनल लिटरेचर। यही मैं भी ये एक्सपेक्ट कर वैदिक रहा संस्कृत में लिखा गया था। सो क्लियरली वैदिक संस्कृत भी 8000 साल पुराना है एटलीस्ट, और दुनिया में और कोई लैंग्वेज उसके पास भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ एंटिक्विटी। एंटिक्विटी मतलब मतलब कि कितना पुराना, कॉम्प्लेक्स। एंटिक्विटी पीरियड को कहते हैं, जो बीसी में जो पीरियड आता है, जो ईसा के बर्थ से पहले का जो टाइम है, उसको एंटिक्विटी कहते हैं जनरली। रिच वो भी नहीं, एज टाइम को कहते हैं। सो Time दुनिया में frame। कोई भी लैंग्वेज, इवन जो हम जानते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, कुछ 3-4 हज़ार साल से पुरानी नहीं है कोई भी। बट संस्कृत क्लियरली एटलीस्ट 6-7-8,000 ईयर्स पुरानी है, एटलीस्ट मिनिमम। हाँ, मतलब लोग कहते हैं कि अगर आपने एक बार लाइफ में संस्कृत सीख ली तो एक नॉलेज का पोर्टल अनलॉक हो जाता है। हाँ, क्योंकि कोई भी भाषा से अगर आप दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हो तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाता है। पर अगर आप उसी ओरिजिनल लैंग्वेज में किसी किताब को पढ़ोगे, किसी टेक्स्ट को पढ़ोगे, आपको प्योर नॉलेज मिल जाता है। बहुत सही बात बोली लड़के ने। मैं अक्सर से शेयर करता रहता हूँ, मुझे डॉस्टोयेव्स्की बहुत पसंद है। मुझे जनरली सारे ही रशियन ऑथर जितने भी मैंने अब तक पढ़े हैं वो सभी बहुत पसंद है। चेखोव हो गया, डॉस्टोयेव्स्की हो गया, सोल्जेनित्सिन हो गया, टॉल्स्टॉय हो गए। ये सब बहुत ही रेफरेंशियल फिगर्स हैं। इसमें ये चीज़ है कि मेरी एक फ्रेंड है, किर्गिस्तान एक कंट्री है सेंट्रल एशिया में, वहाँ से वो लोग रशियन बोलते हैं जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं। तो हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं इस लिटरेचर को, रशियन लिटरेचर को स्पेशली। और जब मैं उसे अपनी अंडरस्टैंडिंग या अपना इंटरेस्ट बताता हूँ कि मेरा इतना इंटरेस्ट है, तो उसका हमेशा कहना होता है कि काश तू रशियन में पढ़ पाता, तब तुझे वो कितना माइंड ब्लोइंग लगता है, ये मैं सोचती हूँ। तो ये बहुत सही चीज़ है। प्रेमचंद को ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ना और इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना शायद पूरी, जिसे कहते हैं ना, ह्यूमर वॉज लॉस्ट इन द ट्रांसलेशन, वो वाला सीन है। ह्यूमर तो क्या, एसेंस लॉस्ट हो जाता है। बट सेकंड थिंग यार, जो इन्होंने बताया ना कि संस्कृत सबसे पुरानी लैंग्वेज है, ये हम जनरल नैरेटिव सुनते हैं। ओके, अगर सब्सटेंशियल प्रूफ है तो माना जा सकता है, लेकिन लिंग्विस्टिक्स एक फील्ड ऑफ स्टडी होता है जिसमें लैंग्वेज को लर्न किया जाता है। पूरी दुनिया में जो अभी करंट अंडरस्टैंडिंग है इस वक्त, उसके हिसाब से संस्कृत आई थी प्रोटो इंडो यूरोपियन, PEI एक लैंग्वेज है जो कि ओरिजिनल जो लोग थे उनकी लैंग्वेज थी। जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस है उनके जो पूर्वज थे, उनकी पूर्वजों की जो लैंग्वेज थी, वो उसको प्रोटो इंडो यूरोपियन कहते हैं, PEI। तो उससे फिर इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का एक PEI, प्रोटो यूरोपियन ईरानियन, समथिंग लाइक दैट, PEI है वो। मुझे इस वक्त उसका फुल फॉर्म ध्यान नहीं आ रहा। एनीवेज, तो उससे इंडो यूरोपियन एक ग्रुप आया, और उस लैंग्वेज में जो वन ऑफ द मेजर लैंग्वेज थी, फॉर एग्जांपल संस्कृत उसकी मदर लैंग्वेज कैसे उस PEI की सब लैंग्वेजेस में मानी जाती है। जैसे लिथुएनियन फॉर एग्जांपल, मॉडर्न डे लिथुएनियन, क्रोएशियन, ये लैंग्वेजेस जो हैं, इनमें बहुत सारे कॉमन वर्ड हैं संस्कृत के साथ। पर्शियन में बहुत सारे वर्ड मिल जाते हैं जो सिमिलर होते हैं संस्कृत के साथ। कई बार उनके वर्ड्स उनके मीनिंग्स टोटली ऑपोजिट भी होते हैं। तो मैं बस ये सब मेरा बताने का सिर्फ ये मकसद है कि मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है इस टाइम पे लिंग्विस्टिक्स में।
जो इनका क्लेम है उसके कंपैरिजन में। तो लोग कहते हैं कि ऐसे ही इंडिया में बहुत सारी नॉलेज पोर्टल्स हैं जो अभी तक अनलॉक है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। जिसके बारे में लोगों को शायद पता नहीं है। तो काला जादू की बातें होती है, सफ़ेद जादू की बातें होती है, शायद Unlocked वो है। भी सीक्रेट्स उन किताबों में छिपी हुई है, क्या हो सकता पता। है हो सकता है। सर पर एक बेसिक सी क्वेश्चन है कि जब मोहनजोदारो हड़प्पन सिविलाइजेशन का प्रोग्रेस हुआ था, हाँ। तब रेस्ट ऑफ इंडिया यूट्यूब पे एक चैनल है कोजीटो, बहुत ही फ़नी स्टाइल में, आई थिंक वो बंदा आयरिश है, बहुत ही फ़नी स्टाइल में वो डिफरेंट रिलीजन्स और रिलीजियस टेक्स्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है एनिमेशन के साथ। बहुत अच्छा चैनल है, फुली रिकमेंडेड। उसने वेदास के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था और उसने बताया था कि कैसे वेदास में कबूतर को मारने का स्पेल है और डिफरेंट चीज़ों के स्पेल है, जिसको हम कहते हैं जादू टोना टाइप की चीज़ें। में क्या हो रहा था, मतलब साउथ इंडिया में क्या हो रहा था, बंगाल में क्या हो रहा था। अब हमें धीरे धीरे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहा है कि ये जो हड़प्पन फेज था हमारा सिविलाइजेशन का, वो सिर्फ सप्त सिंधु में कंसंट्रेटेड नहीं था। उस टाइम पे गंगा वैली में भी उतना ही था, लेकिन हमने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया है आज तक, हमने आर्कियोलॉजिकल रिसर्च नहीं किया है। पिछले 70 ईयर्स से इंडिया में कुछ रिसर्च हुआ ही नहीं है हिस्ट्री के बारे में, आर्कियोलॉजी के बारे में बहुत बहुत कम हुआ है। 99.9% हमारा आर्कियोलॉजी अभी भी छुपा हुआ है बिलो द अर्थ। तो हमें जो अभी एविडेंस मिल रहा है धीरे धीरे, उससे मालूम पड़ रहा है कि इवन इन यूपी गंगा वैली में बहुत पुराने पुराने अर्बन सेंटर्स थे, बंगाल तक भी है और साउथ में भी है। साउथ में कुछ टेम्पल्स है अंडर द सी मिले हैं जो बहुत पुराने हैं, उसका एज हमने अभी तक डिटरमिन भी नहीं किया है। गुजरात में द्वारका था, वो भी वो हड़प्पन भी ही मिला सिटी है, था, बिल्कुल। वो कुछ 8,000 साल पुराना है। तो धीरे धीरे हमें क्या एविडेंस मिल रहा है। ओके, अब ये जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, काम ही नहीं हुआ है, और काम ही नहीं हुआ है इसलिए रिजल्ट ही नहीं आया है, सबूत ही नहीं मिले हैं, और एक चेन ऑफ जिसको कहते हैं प्रूफ्स, वो प्रॉपर बिल्ड नहीं हुई है। चेन ऑफ आर्ग्यूमेंट, चेन ऑफ प्रूफ के थ्रू के बेस पे बिल्ड नहीं हुई है। और जब तक वो ना हो जाए, किसी भी तरीके का काउंटर क्लेम जो कि करंट स्टेटस को या करंट नैरेटिव एग्जिस्ट करता है, उसको जब तक कि बियॉन्ड एनी शैडो ऑफ डाउट हम खारिज ना कर सकें अवेलेबल प्रूफ्स के तौर पे और स्टडी के तौर पे, तब तक मुझे लगता है कि हमें इस टाइप का कोई क्लेम की सुपर ग्रैंडर जिसमें नज़र आता हो नहीं करना चाहिए। बस मेरा ये कहना है कि पूरा इंडिया जैसे आज इंटरकनेक्टेड है, तब भी पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट इंटरकनेक्टेड था और अर्बन सिविलाइजेशन था पूरा का पूरा। अब आपको ये लगता है कि रामायण महाभारत असल में हुए होंगे? अब जो कहा जाता है हमारे टेक्स्ट बुक्स में कि ये सब मिथ है। इनफैक्ट ये जो इन्होंने बात बोली ना अर्बन सेंटर, इससे मुझे याद है अमेज़ॉन बहुत डीप फॉरेस्ट है, उनके अंदर वर्जिन प्लेसेस हैं। वर्जिन प्लेसेस उनको कहते हैं जहाँ कोई ह्यूमन नहीं गया हो, नोटेड हिस्ट्री में अभी तक। उन डीप शहरों के अंदर बरीड सिटीज़ मिली हैं पूरी की पूरी, प्रॉपर जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा की ऑर्गेनाइज्ड बिल्ट सिटीज़ होती हैं, और उस तरीके की सिटीज़ मिली हैं उसके अंदर, अमेज़ॉन के फॉरेस्ट के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर दबी हुई, उसी तरीके से जिस तरीके से आई थिंक पता नहीं 60s में या पता नहीं 1860s में या समथिंग में जब अंकोर वाट मिला था। अंकोर वाट मंदिर जो था, जिसको जो कि आज के टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, ऑपरेशनल नहीं है लेकिन सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, ठीक है, अनऑपरेशनल ऑपरेशनल सब दोनों कैटेगरी में, कंबोडिया में। वो जब फाइंड आउट हुआ था, वो डीप इनसाइड द जंगल बरीड था, किसी एक्सप्लोरर को एकदम से मिल गया, ऐसा हुआ था। मैं खुद जब मैंने सुना मैं हैरान हो गया। लेकिन ठीक है, अगर मान लो कि ये मिथ है, ठीक है, तो हमें एविडेंस क्यों मिल रहा है? अब महाभारत में एक एपिसोड है, एक इंसिडेंट है, अर्जुन द्वारका में थे उस टाइम पे, और द्वारका में बहुत बड़ा भूकंप आया और पूरा नगर ओशन के नीचे आ गया। ये अर्जुन ने अपने आंखों से देखा और ये महाभारत में रिकॉर्डेड है। तो लोग बोलते रहते हैं कि ये सब नॉनसेंस है। तो 20 साल पहले द्वारका कैसे मिल गई अंडर द ओशन, उसी जगह पे, नियर द प्रेजेंट डे सिटी ऑफ द्वारका? तो क्लियरली दिस इज प्रूफ कि ये इवेंट एक्चुअली हुआ। तो महाभारत का एक इवेंट अगर ट्रू है, सच है, तो बाकी इवेंट्स क्यों सच नहीं हो सकते? दूसरी बात है, अच्छा, जो लोग किसी भी तरीके के क्लेम या इंफॉर्मेशन को बिना कॉन्क्रीट प्रूफ के सिर्फ कहते हैं ये बकवास है, वो लोग शायद अपनी खुद की नॉलेज के गुलाम होते हैं। उनके अंदर शायद इतना पेशेंस और इतना ओपन माइंडेडनेस नहीं है शायद,
कि वो एक्सपेक्ट कर सकें कि या एक्सेप्ट कर सकें कि जो वो जानते हैं उसके अलावा भी कोई चीज़ ट्रूथ हो सकती है, ठीक है। एरोगेंस कह लो, नॉलेज का एरोगेंस कह लो, या किसी भी चीज़ का, किसी भी लाइक इंटेलेक्चुअल एरोगेंस कह लो। हाँ, दूसरी चीज़ ये, कोई जो भी जितने भी समझदार लोग हैं उनका ये मानना है कि ये भी एक अजीब सी बात है, जितने भी समझदार लोग हैं, आई थिंक सोचने का सही तरीका, मुझे ऐसे कहना चाहिए, सोचने का सही तरीका ये है कि ये जितने भी मिथ्स होते हैं, जितनी भी स्टोरीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल जितनी भी बाइबल में स्टोरीज़ हैं, ये इस तरीके की स्टोरी है, ज़्यादातर रिसर्चर्स का मानना जनरली ये होता है कि ये 100% फॉल्स नहीं होते, ये 100% फिगमेंट्स ऑफ इमेजिनेशन नहीं होते। इसके अलोंग द लाइन कुछ हुआ होता है जिसके आसपास एक स्टोरी कंस्ट्रक्ट कर दी गई होती है। अब क्या उस स्टोरी में सारी चीज़ें सच थी? मे बी। क्या सारी चीज़ें झूठ थी? मे बी। पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, 99% प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की लगती है कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें उस स्टोरी में झूठ नहीं हो सकती और मोस्ट ऑफ द चीज़ें सच भी नहीं हो सकती। उसमें एक बेसिक कुछ ना कुछ सच होगा जिसके ऊपर एम्बेलिशमेंट्स ऐड कर दी गई होंगी। ये मोस्ट लाइकली सिनेरियो होता है। तो फॉर एग्जांपल द्वारका का इन्होंने एग्जांपल दिया, यस द्वारका रहा होगा, बट क्या हमने उसके बारे में जो कुछ पढ़ा है सब कुछ एग्जैक्टली वैसे हुआ था? नहीं, सब कुछ वैसे नहीं हुआ होगा। ये बहुत मोर देन लाइकली सिचुएशन है। उसके लिए गेम होती है, मैं उसका नाम उसका मुझे नाम पता था, कुछ दिनों पहले ही मैंने उसका नाम भी जाना था। उसमें ये होता है कि आप एक ग्रुप बनाते हो सर्कल का और एक बंदे के कान में कुछ कहते हो, वो आगे बोलता रहता है, वो आगे बोलते 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 आपके कान में आ जाती है। आई थिंक पता नहीं इसको कौन सी गेम बोलते हैं यार, शिट। एनीवेज समझ आ गया होगा। पर जो आपने कहा होता है वो सच चेंज हो चुका होता है जब तक वो वापस आप तक आता है। तो ये एक प्रिंसिपल है, या ये एक क्या कहेंगे उसे, एक आइडिया है जो जिस तरीके जो ह्यूमन रियलिटी पे अप्लाई होता है। प्रिंसिपल जिसे कहते हैं, बेसिकली समथिंग प्रिंसिपल कहते हैं इसे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट वो स्टोरी 100% हम तक आए, ये वेरी लेस लाइकली है। बट हाँ, कुछ इसके जैसा हुआ होगा, ये समझने लायक है। रामायण में क्या कहा गया है कि श्रीलंका जाने के लिए हमें एक राम ने और हनुमान ने एक ब्रिज बनाया, राम सेतु। वो मिला, आज मिला है वो ब्रिज। वो मैन मेड ऑब्जेक्ट है, वो मैन मेड स्ट्रक्चर है पूरा। दुनिया में इससे पुराना मैन मेड स्ट्रक्चर है ही नहीं, इतना बड़ा मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर का। सो वंस अगेन ये रामायण का भी प्रूफ हो गया। अभी हम अगर ढूंढेंगे तो और भी नहीं, इस तरीके के और भी स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में एक स्ट्रक्चर है, स्टोन हेंज कहते हैं उसे। कई लोगों ने विंडोज़ के जो पुराने 98 होते हैं उनके स्क्रीन सेवर में लगा होता था। इसी तरीके से सोलोमन आइलैंड्स हैं, या पता नहीं कौन से आइलैंड्स हैं न्यूजीलैंड के पास, उसमें एक बहुत बड़े जाइंट साइज़ के ह्यूमन हेड्स की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, बहुत सारी। वो किसी को पता ही नहीं है कैसे लगी हुई हैं। उसी तरीके से पेरू में और बोलीविया में बहुत बड़े बड़े डेजर्ट में साइन बने हुए, उसको आई थिंक हीलियोग्राफ या कुछ कहते हैं। उनका भी नहीं पता वो किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया। लोग ऐसे अंदाज़े लगाते रहते हैं कि वो एलियंस ने बनाया होगा, ये वो। तो इस तरीके के काफ़ी स्ट्रेंज ऑकरेंसेस आपको मिल जाएंगे दुनिया में, जो अभी तक फिगर आउट नहीं हुए हैं कि वो क्या है या वो क्यों थे। अब इस केस में यह है कि वो ऑलरेडी क्लेम्ड है रामायण के अंदर, तो हो सकता है, अगेन हो सकता है कि पार्शियली ट्रू हो, मोस्टली ट्रू हो सकता है, क्यों नहीं। प्रूफ मिलेंगे हमें। और दूसरी बात ये है, महाभारत और रामायण के टेक्स्ट में बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन दिया गया है कि ये युद्ध हुआ तब स्काई इस तरह था, ये प्लैनेट इस कंस्टेलेशन में था, एटसेट्रा। अच्छा, एक और भी बात कि इंडिया में क्या हुआ कि इंडिया में ना इब्राहिमिक रिलीजन जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम आए, एक हद तक अपना प्रभाव जमा सके, बट पूरी तरीके से लोकल अंडरस्टैंडिंग और कल्चर को इरेडिकेट नहीं कर पाए वो। जैसा कि जनरली यूरोप में हुआ, पूरे के पूरे वेस्ट में, मिडल ईस्ट में, हर जगह हुआ। इनके भी शायद अपने अपने स्टोरीज होंगे, लेकिन वो प्रिजर्व नहीं रह पाए। फॉर एग्जांपल मोस्टली यूरोप डिफरेंट टाइप के पेगन रिलीजन्स को फॉलो करते थे, उनकी खुद की अपनी स्टोरीज थी। उसमें से मोस्ट ऑफ द चीज़ें नॉन एग्जिस्टेंट है आज के टाइम पे, जो उनके अपने आइडियाज़ या चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी। वो इसलिए क्योंकि जो भी उस तरीके की बातें करता था उसको हेरेटिक बोल के बर्न कर दिया जाता था लकड़ी के ढेर पे, क्रिश्चियन वर्ल्ड में। या फॉर एग्जांपल मुस्लिम वर्ल्ड में भी उनको लाइक कई जगह ऐसा देखने को मिला है हिस्टोरिकली कि स्वॉर्ड के
उस पर कन्वर्ट कर दिया जाता था और उसके बाद फिर लाइक जैसे कि ईरान में ज़ोरोआस्ट्रियन लोगों के साथ हुआ, उनको भाग के आके इंडिया में पनाह लेनी पड़ गई। तो उनके भी जो अपने ओरिजिनल बिलीव्स और आइडियाज़ होंगे, उनके यहाँ के इस तरीके की स्ट्रेंज चीज़ों के बारे में शायद वो प्रिजर्व ही नहीं रह पाए। इंडिया एक यूनिक सिचुएशन में इसलिए है, और शायद जिसको कहते हैं कि रेड इंडियंस, जो नेटिव अमेरिकन जिसको कहते हैं, नेटिव अमेरिकन्स में भी ये चीज़ है कि उनकी भी कुछ आइडियाज़ प्रिजर्व हो पाए। हालांकि उनके जो कुछ रिजर्वेशंस हैं, उनके अंदर ही रिजर्वेशंस को एरिया होता है जहाँ उनको रहने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने आज़ादी दी हुई है, और फर्स्ट नेशंस बोल के कनाडा में ऐसी जगह हैं जहाँ पे सिर्फ वो लोग रहते हैं अपने कानूनों के हिसाब से। बट उनकी भी आइडियाज़ एटलीस्ट ज़िंदा है, इतना मैं कहना चाहूँगा। अब आप फिक्टिशियस एस्ट्रोनॉमिकल डेटा बना नहीं सकते, क्योंकि स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब सेलेस्टियल मैकेनिक्स को फॉलो करते हैं और ये बहुत प्रिसाइज पाथ्स होते हैं। सो क्लियरली ये सब जो डेटा है, बहुत सारा एस्ट्रोनॉमिकल डेटा है रामायण में और महाभारत में, ये क्लियरली जेन्युइन ऑब्जर्वेशनल डेटा है, ये फेक फिक्टिशियस डेटा नहीं है। बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए हमें? इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ। एस्ट्रोनॉमिकल बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस की थी हमने उतने पुराने टाइम में, ये एक बड़ी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग बात है कि हमें एक टीम ऑफ साइंटिस्ट को इकट्ठा करना चाहिए और इसको एनालाइज कीजिए। आज सॉफ्टवेयर्स भी पॉसिबल सब मिलते हैं जिससे हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, तो उससे हमें प्रिसाइज डेट्स मिल जाएंगे। किसी को करना चाहिए, वी नीड फंडिंग फॉर दैट। हाँ, वो गवर्नमेंट से फंडिंग शायद नहीं मिल रही है आर्कियोलॉजी के लिए या रिसर्च के लिए, इन सब रिसर्च के लिए नहीं मिल रही है, लेकिन इट इज़ 100% रियल। महाभारत और रामायण दोनों 100% रियल है। हमें आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मिला है द्वारका का और राम सेतु का, और ये आर्कियो एस्ट्रोनॉमिकल जो डेटा है बुक्स के टेक्स्ट के अंदर, उससे एग्जैक्ट डेट्स मिल सकते हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ मैं डिसएग्री करूँगा, और शायद सॉरी अगर ऐसा लग रहा है कि मैं 100% डिसएग्री कर रहा हूँ या डिश आउट कर रहा हूँ, लेकिन यस, यही चीज़ मैं कह रहा था। 100% ट्रू है, इसकी गारंटी नहीं हो सकती। जस्ट पॉसिबल नहीं है किसी गारंटी हो कि एग्जैक्ट डेटा ट्रांसफ़र हो गया हो, जब रिकॉर्डेड नहीं था। लिखने का सिस्टम, रिकॉर्डेड लिखने का सिस्टम, या कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे वेरीफाई किया जा सके कि एग्जैक्टली जैसा लिखा गया है वैसा हुआ था। तब हम इस बात को 100% कैसे मान सकते हैं? 100% तो किसी भी चीज़ को इनफैक्ट नहीं माना जाता। 100% तो यार लाइव बॉय डेट कीटाणु को नहीं मार पाता। और मतलब अगर हम मोहनजोदारो हड़प्पा की बात कर रहे हैं, तो एक एक्सटेंशन स्टोरी भी उससे अटैच्ड है कि वहाँ आर्यन इन्वेजन हुई थी। चलो पॉइंट 3 सर, कुछ आर्यन इन्वेजन के बारे में बता। हाँ, तो क्या कहा जाता है कि कुछ अब आ गया 3-3.5 हज़ार साल पहले मसला। यूरोप से कुछ वाइट स्किन्ड लोग आए, आर्यंस, और इन्होंने इंडिया में इन्वेजन किया। उस टाइम पे कहा जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन द्रविडियन सिविलाइजेशन था, ठीक है। ये आर्यंस आए, इनको सबको उड़ा दिया, मार दिया सबको, उन सबको साउथ इंडिया जाने को फोर्स किया, और ये लोग बाकी नॉर्थ इंडिया में बस गए। तो इसके लिए जो नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस है, संस्कृत लैंग्वेजेस, हाँ एक सेकंड, एक बात रह गई थी रिसर्च के मामले में, जो इन्होंने कहा था ना कि रिसर्च के लिए फंडिंग नहीं मिलती। रिसर्च यार, ये एक बहुत बड़ी दुख की हमारी कंट्री, रोने वाली बातों में से एक बात है हमारे देश की, कि ये कि हमारे वहाँ रिसर्च के लिए पैसे नहीं मिलते। जस्ट इसके लिए नहीं, जनरली किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेट परस्यू करने वाले बंदे से आप पूछ लोगे, रिसर्च के लिए बाहर जाना ही हर कोई लाइक करता है। किसी भी और एक्स्ट्रा चीज़ जिसमें पैसे खर्च हो रहे हैं, उससे अगर बचा के थोड़े से रिसर्च को कुछ लाइक $100 बिलियन का फंड दे दिया जाए इंडिया में, तो यार बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है वो कंट्री की। हेल्थ और एजुकेशन का एक हायर लेवल है वो, ये समझो। संस्कृत एक आर्यन चीज़ है, कहा ये थियरी में कहा जाता है कि संस्कृत इज एन आर्यन लैंग्वेज और हिंदुइज्म इज अ आर्यन रिलीजन। और ये भी कहा जाता है कि आर्यन कहाँ से है, यूरोप के बाहर, जो सेंट्रल यूरोप का हिंदुइज्म नहीं, वैदिक धर्म, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। यस, ईस्टर्न यूरोप, यूक्रेन के आसपास की बात की जाती है कि इसकी। वहाँ से आए थे। हाँ, पर एक्चुअली आजकल की थियरीज कहते हैं कि नहीं, हम वहाँ गए। एग्जैक्टली। आप एक्सटेंड कर दोगे? अभी देखिए क्या है कि आजकल की थ्योरी नहीं, जनरली वेस्टर्न आर्कियोलॉजिस्ट्स का और एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ये मानना है, इंडिया में जो ज़्यादातर कुछ उसमें उस कैटेगरी में नहीं भी फॉल करते होंगे, बट जो राइट की साइड पे है या थोड़ा सा नेशनलिस्ट बैकग्राउंड से आते हैं, उनका ये मानना है कि आउट ऑफ इंडिया थ्योरी। मैं अभी हैप्लोग्रुप्स की बात की थी, जेनेटिक लीनिएज वंश के बारे में।
तो एक स्पेसिफिक मेल वंश है जिसको बोला जाता है R1A1A। ये बहुत एक या स्पेसिफिक R1A भी मार्कर बोला है, जाता जेनेटिक मार्कर। और ये एक एक्सटेंडेड फैमिली है जिसकी शुरुआत कुछ 17, 18, 20 हज़ार साल पहले सॉरी। तो इसका ओरिजिन इंडिया में है क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है इस पर्टिकुलर वंश की। लेकिन इसका कंसंट्रेशन इंडिया में है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में है और यूरोप में है। है, ईस्टर्न यूरोप में टू बी प्रिसाइज। और इसका ओरिजिन इंडिया में है। अब लोग इसको डिस्प्यूट करते हैं। ईस्टर्न यूरोप कॉक्सस होता है टर्की के पास, नॉर्थ कॉक्सस में जॉर्जिया और दागिस्तान वगैरह के रिपब्लिक है, रशिया के वो आते हैं, और साउथ कॉक्सस में अज़रबैजान और अर्मीनिया वगैरह आते हैं। तो जो मैप में एरिया दिखाया गया था वो था इंडिया, कॉक्सस, ईस्टर्न यूरोप, और कज़ाकिस्तान का भी थोड़ा सा एरिया दिखाया गया है। लेकिन अभी और रिसर्च हो रहा है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा बहुत जल्दी। सो क्लियरली जेनेटिक एविडेंस है कि इंडिया से निकला है और लिंग्विस्टिक एविडेंस है। अच्छा प्लीज़, यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम है, ये खुद भी मुझे अच्छा लगा इन्होंने कहा कि रिसर्च हो रही है और क्लियरिटी आ जाएगी, बट क्लियर एविडेंसेस शायद अभी नहीं है। बहुत ये इन्होंने इनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जो सबसे पुरानी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है वो संस्कृत है। सबसे पुरानी लैंग्वेज है, वही से सब कुछ निकला होगा। सो बहुत और अगर ये आर्यन इन्वेजन की बात करते हैं कि ये लोग आए, इन्वेट किया, सबको हरा दिया, तो भाई कुछ दिखाओ उसका एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, कि कहाँ पे लड़ाई हुई थी, कहाँ पे युद्ध हुआ था, कौन सा सिटी डिस्ट्रॉय किया, किधर इतनी सारी लाशें मिली। एक भी एविडेंस नहीं है इन्वेजन का। तो फिर इन्होंने स्टोरी को चेंज किया कि इन्वेजन नहीं था, माइग्रेशन था। हाँ, यही मैं कहने वाला था कि दो है, एक थ्योरी कहती है इन्वेजन, एक माइग्रेशन, बट ओके, शायद ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो माइग्रेशन का भी कुछ एविडेंस नहीं है। अगर माइग्रेशन भी होता है तो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में आपको कल्चरल चेंज दिखेगा, अलग काइंड ऑफ आर्किटेक्चर, अलग अलग चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। 10,000 साल से सेम कल्चरल कंटिन्यूटी है आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में। सो इन्वेजन का भी ज़ीरो एविडेंस है, माइग्रेशन का भी ज़ीरो एविडेंस है। और अगर जेनेटिकली आज हम एक दूसरे को एनालाइज करेंगे तो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, सब में लोगों का सेम जेनेटिक्स है। स्किन कलर साउथ में थोड़ा डार्कर है क्योंकि इट इज़ नियर द इक्वेटर और हम हज़ारों साल से रह रहे हैं, लेकिन जेनेटिकली हम सब सेम है। कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ही नहीं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में। कश्मीर में लोग की काफ़ी पेल स्किन है, तमिलनाडु में मोस्टली लोगों की डार्क स्किन है, लेकिन जेनेटिकली फिर भी लोग सेम है। अफगानिस्तान के पश्तून लोग भी हमारे जैसे ही है जेनेटिकली, और गुजरात के लोग और बंगाल के लोग भी सेम है जेनेटिकली। तो जेनेटिकली देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ एनी इन्वेजन ऑफ एनी काइंड। नहीं, ये आई थिंक सिर्फ जेनेटिक्स की बात नहीं है। जो क्रोमोसोम होता है वो R1A का जो होता है, इवन मैप में भी इन्होंने दिखाया था कि वो स्पेसिफिकली नॉर्दर्न इंडिया, पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान, गुजरात का नीचे से होके MP के आसपास के एरिया से, लाइक यूपी बिहार काइंड ऑफ, थोड़ा बहुत एरिया उनका ये वाला एरिया जहाँ पे ये चीज़ है। ऑफ कोर्स हज़ारों सालों की इंटरमिंगलिंग हुई है, ये बार बार कहने की ज़रूरत है कि इतनी इंटरमिंगलिंग के बाद ये पॉसिबल ही नहीं है कि प्योर कुछ भी चीज़ रह जाए, ठीक है। कश्मीरी पश्तून, ये जो दो ग्रुप है, ये रेशियली जिसको कहते हैं, ये एक डिफरेंट सब रेस का भी कहा जा सकता है, में आ जाते हैं, जो कि ईरानियन, मोस्ट लाइकली ईरानियन इनके वो हैं जीन्स। नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में भी काइंड ऑफ, पंजाब, नॉर्थ इंडिया जनरल, वो एक फेड हो रही है ये चीज़, ठीक है। कलर वाइज देख लो, स्किन का टेक्सचर, हेयर का टेक्सचर, थोड़ा फ़र्क है, ऐसी बात नहीं है। एक जनरल सेंस में एक द्रविडियन, एक जो प्रॉपर तमिल होगा वो ओरिजिनल, और जो एक प्रॉपर कश्मीरी होगा वो, उसमें आपको काफ़ी फ़र्क दिख जाएगा। इन पिक्चर्स में भी फॉर एग्जांपल फ़र्क दिख रहा था, जस्ट स्किन के टेक्सचर की बात नहीं है, स्केलेटन का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के भी तक का फ़र्क होता है। एक जो जनरल, अगर आप नॉर्दर्न इंडिया के कश्मीरी फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, या हिमाचल के लोगों को देखा जाए, एक जनरली वो थोड़े से उनका बॉडी का भी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है एक जनरल साउथ के इंसान के स्ट्रक्चर से, वरना आपको जेनेटिक डिफरेंट मिलेगा। सो अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे, जेनेटिकली देखेंगे, आर्कियोलॉजिकली देखेंगे, लिंग्विस्टिकली देखेंगे, ज़ीरो एविडेंस ऑफ इन्वेजन और माइग्रेशन। लेकिन देयर इज़ अ लॉट ऑफ एविडेंस कि हम इंडिया से बाहर गए थे यूरोप में क्रोनोलॉजिकली। तो ये बात है, लेकिन ये पॉपुलर थियरी नहीं है।
क्योंकि जो मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस है दे वांट टू पुश द आर्यन इन्वेजन थ्योरी, आज भी उसको ट्राई कर रहे हैं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि मेन स्ट्रीम हिस्टोरियन जिसको कहते हैं कि वो उसको करते हैं। और अगेन हम में से हर किसी को किसी भी आउटकम के लिए ओपन माइंडेड होना चाहिए, इनके क्लेम के लिए भी, या फिर जिनको ये मेन स्ट्रीम हिस्टोरियन कह रहे हैं उनके वाले जो आर्यन इन्वेजन या आर्यन माइग्रेशन की जो क्लेम है उसके लिए भी। हमको इन दोनों ही के लिए तैयार होना चाहिए एज लॉन्ग एज इनफ प्रूफ हो उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए। जहाँ तक इन्होंने खुद भी कहा कि रिसर्चेस चल रही हैं, क्लैरिटी आ जाएगी आने वाले टाइम में अपने आप ही, आज नहीं तो कल आ जाएगी। और शायद आज ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं होना चाहिए हमारे लिए कि क्या एग्जैक्टली हुआ था। हाँ, सच जानने की क्यूरियोसिटी ज़रूर होनी चाहिए, वो ठीक है वहाँ तक, बट कुछ भी हो दोनों में क्या फ़र्क पड़ता है। किसी के प्रति वो चीज़ हज़ारों साल पहले हुई थी, उससे हमारा कोई हाथ सेंस आज वो किसी चीज़ को नहीं बदल सकता। तो सिर्फ क्यूरियोसिटी की हद तक जानने में इंटरेस्ट होना चाहिए। तो मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी थी हाल ही में। बेसिकली अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ जूस को प्रोसिक्यूट किया गया। हाँ, कहा गया कि नहीं, जूस बुरे हैं और उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाला गया और उन्हें वहाँ मारा गया है, उन्हें मैनुअल लेबर करवाया गया। इस पूरी चीज़ को होलोकॉस्ट कहते हैं। एक और छोटा सा माइनॉरिटी ग्रुप है जिसका नाम है रोमानी, जिप्सी। और ये मैं कहने वाला था, जब इन्होंने कहा ना कि हम इंडिया से गए हैं, तो मैं यही कहने वाला था कि एक प्रॉपर प्रूवन ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि इंडिया से गया, और वो है जिनको आई थिंक ये काइंड ऑफ रेशियल स्लर आ जाता है, पेजोरेटिव के तौर पे जिप्सी यूज़ किया जाता है, बट हाँ जो ये लोग प्रेफर करते हैं वो टर्म रोमानी है। रोमानी की प्रोसिक्यूशन यूरोप में बहुत सालों से हुई है। आज भी slave रोमानी भी लोग बन गए। पाए जाते हैं। आई थिंक वो कौन है, वो बैटमैन बिगिंस या वो एक्टर ना, बहुत फेमस एक्टर, माइकल के चार्ली चैपलिन रोमानी था, चार्ली Chaplin, चैपलिन yes. रोमानी। पाब्लो पिकासो। जिसने भी यार क्या शो देखा था मैंने, पीकी ब्लाइंडर्स, भाई उसी ग्रुप पे, और मैं इतना खुश था ना उस शो को कि उन्होंने उस ग्रुप से दिखाया बंदों को। तो रोमानी था। बहुत लोग हैं जो रोमानी है, लेकिन ये जानते नहीं है। एल्विस प्रेस्ली रोमानी था। रोमानी Yes. बहुत आज के मतलब कोई यूरोपियंस को अगर आप देखोगे ना, कोई वाइट पीपल अमेरिकन्स को आप देखोगे, इंडियन देखेंगे वो लोग। हाँ थोड़े से इंडियन दिखेंगे। तो लोग कहते हैं कि एक्चुअली इनके ओरिजिन सिंध में है, ये सिंधी थे। ये आपको सिंध, राजस्थान, मॉडर्न डे हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, एमपी का जो थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, जो आज के टाइम का मॉडर्न डे पाकिस्तान है, हिमाचल है, इस सारे एरिया से ये लोग ऑलमोस्ट कहा जाता है कि 1501 साल पहले मूव आउट हुए हैं। रोमानीज के बारे में कुछ बताओ। अगर आप रोमानी भाषा को सुनेंगे तो इट साउंड्स लाइक गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, वेस्टर्न इंडियन लैंग्वेज जैसी है। इसका ओरिजिन क्लियरली संस्कृत में है, ये तो हर कोई मानता है। अगर आप यूरोप का कल्चरल हिस्ट्री देखेंगे पिछले 1000 ईयर्स का, 1000 साल का, बहुत सारा रोमानी कंट्रीब्यूशन है। आपको मालूम है फ्लैमेंको डांस और म्यूजिक रोमानी है। स्पेन का जो सिग्नेचर कल्चर है ये रोमानी Flamenco कल्चर। dance, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में दिखाई। हाँ, वही चीज। सेन्योरिटा। हाँ, दैट इज रोमानी म्यूजिक। टर्की में एटलीस्ट 5% लोग रोमानी है। उनका डिस्टिंक्टिव आर्ट है, डिस्टिंक्टिव म्यूजिक। आर्टिस्ट ये लोग बहुत गजब के हैं। इनका काम ही बेसिकली जनरली यही होता है, डांस प्रोड्यूस करना, एक एक्ट प्रोड्यूस करना, और यूरोप में हर जगह फैले हुए हैं, हर कंट्री में। हालांकि आज के टाइम पे भी इनको बहुत ज़्यादा रेशियली प्रिजुडिस्ड तरीके से देखा जाता है। इनका लाइफस्टाइल आज भी बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। यूरोप में शायद सबसे पिछड़ा हुआ कम्युनिटी अगर कोई होगा तो वो यही होगा। और इनका मैप भी अगर आप देखोगे तो जैसे इंडिया के मैप में अशोक चक्र है, वैसे इनके मैप में भी अशोक चक्र जैसा जो रथ होता है उसका टायर है, मतलब रथ टायर नहीं, रथ का पहिया है। म्यूजिक है। यूरोप में हर देश में आपको रोमानी मिलेंगे, लेकिन यूरोप में बहुत परसिक्यूशन होता है। Persecuted है, yes. आज भी लोग उन पर उनको मिसट्रीट करते हैं, उनको मार्जिनलाइज किया गया है, उनको सेम राइट्स नहीं मिलते। बहुत सारे रोमानी लोग स्टेटलेस है, उनके पास पासपोर्ट्स नहीं है अपने देश के। ओके, ये लोग एक देश से दूसरे देश उनको माइग्रेट करना पड़ता है कंटिन्यूअसली, सो दे लिव नोमैडिक लाइव्स। आज भी ये सिचुएशन है ईस्टर्न यूरोप में, रोमानिया में, हंगरी में, पोलैंड में, और इटली में, स्पेन में, फ्रांस में, हर जगह। एरिक कांटोना नाम का एक फुटबॉलर था, ही इज रोमानी। वाओ। अंद्रेया पिर्लो इटली का, वो भी ऑफ कोर्स। अरे भाई, फुटबॉल में आई वुड से यूरोप में 30-40% रोमानी है, लेकिन कोई बोलता नहीं बिकॉज दे विल बी परसिक्यूटेड। वाह। और उन खुद को, वो फैमिलीज को पता कि हाँ हम रोमानी। ऑफ कोर्स। आपको ये मालूम है कौन था ये
टाइसन फ्यूरी, हाँ वो भी बॉक्सर है। रोमानी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कोई बोलता नहीं है किसी, ये इसके बारे में कोई बोलता नहीं है। चार्ली चैपलिन रोमानी था लेकिन कोई बोला नहीं। पाब्लो पिकासो रोमानी था। अगर आपका इंटरेस्ट है, वाइस पे शायद एक डॉक्यूमेंट्री है रोमानी पीपल के बारे में, उसमें सिर्फ ये फोकस किया गया है कि कैसे वो अगर कोई लड़ाई हो जाती है तो कोर्ट में नहीं जाते, पुलिस में नहीं जाते, एक दूसरे से लड़के एक दूसरे से लिटरली बैक एलीज में लड़के फैसला करते हैं या फिर बैक यार्ड्स में। से हज़ारों एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। तो रोमानी कंट्रीब्यूशन बहुत सिग्निफिकेंट है यूरोप में, लेकिन उनका परसेक्यूशन बहुत ज़्यादा है आज भी। देयर इज़ नो ह्यूमन राइट्स फॉर रोमानीज एंड दीज आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो रोमानी, ये रोमानी पीपल भी मानते हैं, साइंटिस्ट भी, आर्कियोलॉजिकल जो आर्कियोलॉजिस्ट भी मानते हैं, साइंटिस्ट भी मानते हैं, वो खुद मानते हैं, और इंडिया भी उनको क्लेम करता है। इनका एक ग्रुप है, उसको कहते हैं वर्ल्ड रोमानी कांग्रेस, जो इन सब का एक बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कहा जा सकता है। तो उसका और इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनका आपस में लेन देन विचार चलता भी रहता है। लोग का ओरिजिन का ये थियरी है कि कुछ 1000 साल के आसपास इनको इंडिया से भगाया गया। 1500 से अभी क्या हुआ था कि अप्रोक्सीमेट, आया गया। हाँ बुक में दिखा था आपको क्या है। अप्रोक्सीमेटली 1000 साल पहले इंडिया में टर्किक इन्वेजन्स हुए, ओके, ड्यूरिंग द अब्बासिद कैलिफेट और उस टाइम के आसपास। तो ये लोग इंडिया में आए, इंडिया का सर्वनाश कर दिया इन्होंने, और इंडिया के बहुत सारे लोगों को एज स्लेव्स लेके गए। और ये कहाँ से जाते थे? अफगानिस्तान के थ्रू। उस माउंटेन रेंज को आज हिंदू कुश बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हिंदू मर गए इन द स्नो। कुश मतलब डेथ, ओके। तो अच्छा नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा कंटेस्टेड एक्चुअली है। हिंदू कुश डिफरेंट नाम के ओरिजिन्स हो सकते हैं। एक ओरिजिन ये है, अगर आप पढ़ोगे फॉर एग्जांपल विकीपीडिया पे जाके पढ़ोगे तो हिंदू कुश का आपको पता चलेगा, क्योंकि ये क्लेम बहुत और लोग, जनरली बहुत सारे पाकिस्तानी लोग ये क्लेम करते हैं कि हिंदू कुश का नाम हिंदू इसलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्योंकि हिंदू मर जाते थे वहाँ पे। पर अगर आप देखो तो हिंदुस्तान जो इस एरिया को कहते हैं, हिंदुस्तान कुश का मतलब होता है मर जाना या एंड हो जाना, ठीक है। ये भी हो सकता है कि हिंद का वहाँ एंड हो जाता है, क्योंकि हिंद एक्चुअली हिंदू कुश तक था पहले, क्योंकि सदर्न अफगानिस्तान मोस्टली हमेशा से अप अंटिल औरंगज़ेब इंडिया के अंडर रहा है, इंडिया का पार्ट रहा है अप अंटिल औरंगज़ेब, अशोका के टाइम से लेके या चंद्रगुप्त के टाइम से लेके, या क्या पता उससे भी पहले, बट नॉन हिस्ट्री में चंद्रगुप्त के टाइम से लेके पहले। आज भी वो लोग हमारी जो हम दिल्ली में लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी या उर्दू या वो जिसको भी वो कह लो, वो समझते हैं, वो बात कर सकते हैं, वो बॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं। ऐसे थोड़ी होता है, उससे किर्गिस्तान में तो नहीं समझते लोग हमारी लैंग्वेज, पर वहाँ समझते हैं, ओके। और हर कोई नहीं, बट काफ़ी सारे लोग। वैसे वहाँ की मेन लैंग्वेज दारी है, जो कि पर्शियन का एक और डायलेक्ट है। बट हिंदू कुश के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, और मुझे ये बता रहे हैं कि हिंदू कुश मतलब हिंदू मर गया, ये मुझे बहुत कम प्रोबेबिलिटी लगती है कि ये यहाँ से आई होगी, इसकी एटिमोलॉजी, इस वर्ड की एटिमोलॉजी इस चीज़ से आई होगी क्योंकि वो हिंदू वहाँ मर जाते थे। क्योंकि हिंदू मर जाते थे तो ये तो सिर्फ 1500 साल पुराना या फिर 1000 साल पुराना नाम होना चाहिए। और आई थिंक ये भी चीज़ थोड़ी सी सही नहीं है। अब्बासिड कैलिफेट के टाइम पे टर्किक लोग उस वक्त तक इंडिया में इन्वेड नहीं करते थे। टर्किक लोगों का पहला इन्वेजन इंडिया में हुआ है महमूद गजनी के टाइम पे। महमूद गजनवी बेसिकली लोग सोचते हैं कि वो अफ़गान था, लेकिन बेसिकली वो किर्गीज़, जो आज के टाइम पे किर्गिस्तान है, उधर का टर्किक ओरिजिन का एक बंदा था, जिसका फादर था सुबुक्तगिन। वो गजनी में आके सेटल हो गया। ईरान का जो पता नहीं कौन सा यार उस वक्त ससानियन एम्पायर था, उसका जो एक उस एरिया का ज़मींदार कह लो, या उनके जो भी होते होंगे सूबेदार सरदार, उसके वहाँ काम करता था। धीरे धीरे करके वो थोड़ा लाइक लॉर्ड टाइप का बन गया उस एरिया में। उसके बाद सबुक्तगिन ने काफ़ी हमले किए वहाँ पे। ब्राह्मण शाही या हिंदू शाही एम्पायर था गजनी वगैरह में, इस सारे एरिया में। कभी गजनी उनके हाथ से चला जाता था, कभी आ जाता था उनकी। हाँ, लेकिन पहला जो इंडिया में एंटर हो पाया, जो पहला टर्किक बंदा या इन्वेडर, वो महमूद गजनवी है। उससे पहले कोई एंटर नहीं हो पाया था, क्योंकि उससे पहले गजनी तक हिंदू शाही एम्पायर या फिर ब्राह्मण शाही एम्पायर, उसको जो भी कह लो, वो कहा जाता था। लास्ट राजा उसके जयपाल थे। जयपाल नाम है उनका बस। और उन लोगों ने आई थिंक
300, कुछ का कहना है कि 200 से लेके, डिफरेंट एस्टिमेट्स के हिसाब से 200 से लेके 500 साल तक सेंट्रल एशियन टर्किक इन्वेजन्स को उन्होंने रिपेल किया है। तो ये मैं इस इन्फॉर्मेशन के साथ पूरी तरीके से सिंक में नहीं हूँ। बहुत सारे हजारों लाखों इंडियन स्लेव्स को ये लोग लेके गए फॉर वेरियस रीजंस। विमेन को कुछ रीजन के लिए लेके गए, बच्चों को कुछ रीजन के लिए लेके गए, और आर्टिजन्स को लेके गए, म्यूजिशियंस, आर्टिजन्स, आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स, टू यूज एज स्लेव्स। अभी आई थिंक क्या हुआ था कि ये जो परफॉर्मेंस डांसर्स ये सब लोग थे, बहुत ज़्यादा इनको लेके गए, और फिर वहाँ उनको मालूम पड़ा कि इनको हम सस्टेन नहीं कर सकते हमारे देश में, क्योंकि इट्स टू मनी ऑफ देम। तो उनको कहा कि आप निकलो यहाँ से, और आप इंडिया वापस नहीं जा सकते, आप वेस्ट जाओ। तो तब से ये लोग भटक गए हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1000 ईयर्स पुरानी कहानी है, और ये मेरा थियरी नहीं है, ये इयन हैनकॉक का थियरी है। डॉक्टर इयन हैनकॉक, हु इज़ अ रोमानी स्कॉलर, उनका एक बुक है वी आर द रोमानी पीपल। तो उसमें ये थियरी रोमानी स्कॉलर ने ही बनाया है, उन्होंने प्रपोज किया है। उनके कल्चर में क्या क्या होता है सर? मतलब उनका इंडियन कल्चर है? अब ये लोग जिस देश में रहते हैं उस देश का Different रिलीजन फॉलो religion. करते हैं, लेकिन इंडियन कल्चर इसमें एम्बेडेड है। फॉर एग्जांपल फ्रांस में एक रोमानी वर्जिन मैरी का स्टैचू है, उसको ये लोग बोलते हैं काली सारा। शी इज़ ब्लैक इन कलर, और साल में एक बार वो उसको ओशन में डुबा के वापस लाते हैं। ये क्या है? ये काली पूजा ही हुई ना। सो ये लोग इन द गार्ब ऑफ द डिफरेंट रिलीजन्स अपना कल्चर कैसे भी करके प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके जो कस्टम्स भी है वो भी वेरी सिमिलर टू इंडियन कस्टम्स है। बट ये सब बहुत लो प्रोफाइल चीज़ें हैं जिसके बारे में ये लोग बात नहीं करते, बिकॉज उनका बहुत परसिक्यूशन हुआ है। मतलब आजकल भी प्रोसिक्यूशन होता है उनका? बहुत ज़्यादा सताया जाता है? बहुत ज़्यादा। कैसे सर? उनको मार्जिनलाइज किया जाता है, उनको फोर्सिबली एसिमिलेट करने की कोशिश करते हैं, उनके बच्चे छीन लेते हैं। यार सॉरी, मैं इग्नोर नहीं कर पा रहा। रणवीर भाई, प्रोसिक्यूशन और परसिक्यूशन दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। और बोर्डिंग स्कूल में डाल देंगे, तो उनको फोर्स करेंगे कि वाइट लोग से मैरी करें, यूरोपियन से मैरी करें, ताकि उनका असिमिलेशन हो जाए सोसाइटी में। उनको जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन से वो करने से मना करते हैं, उससे इनकार करते हैं, और उनको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं। सो दे आर स्टेटलेस पीपल, दे हैव नो पासपोर्ट्स, नो आइडेंटिफिकेशन, और उनको सिटीज़ में रहने से मना करते हैं। दे हैव टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, गार्बेज डंप के आसपास। बहुत बहुत भयानक स्टोरीज है, बहुत सैड स्टोरीज है। थोड़ा रेसिज्म है, मतलब ये बहुत ज़्यादा रेसिज्म है। रेसिज्म बहुत तगड़े लेवल का है। मैं पर्सनली रोमानी लोगों से मिला हूँ। मैं मॉन्ट्रियल में रहता था एक टाइम पे, और जिस होटल में मैं रुकता था जनरली, वहाँ पे जो क्लीनर्स थे वो रोमेनियन थे, सारे लड़कियाँ थी, और उनकी मदर्स वगैरह, वो सारी फैमिली, उनके पास काम था कि उस होटल में क्लीनिंग करने के लिए। तो मैं काफ़ी लंबे टाइम तक उस होटल में रुकता था, तो वहाँ पे काम करने वाले लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी। तो मुझे उस लड़की ने बताया, जो वहाँ क्लीनिंग करती थी, कि उसने जब मुझे देखा तो उसे लगा कि मैं जिप्सी हूँ या रोमेनियन हूँ, जो भी है। फिर वो बता रही कि हमारी कंट्री में वो चोरी कर देते हैं, ये कर देते हैं, हमको तंग करते रहते हैं, पुलिस उनको पकड़ लेती है, ये है वो है। तो एक जिसको कहते हैं प्रेजुडिस, वो तो है ही उनके अगेंस्ट, नो डाउट, अभी भी है। बट जो ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गार्बेज डंप ये चीज़ अक्रॉस द बोर्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल एल्विस प्रेस्ली, चार्ली चैपलिन, इन्होंने खुद ही बताया कि ये लोग रोमानी थे, और ये लोग टॉप पे आए। आज के टाइम पे भी फुटबॉल में बड़े बड़े स्टार्स हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर वो लोग कुछ करना चाहते हैं तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है। बट हाँ, एक ग्रुप है जिसके अगेंस्ट प्रेजुडिस है, यहाँ तक ठीक है। बट ये नहीं है कि उनके अगेंस्ट कोई जैसे लिटरली जैसे थर्ड राइक में, नाज़ी जर्मनी में ऐसा किया गया था कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से उनको प्रोसिक्यूट किया गया था, वैसा वाला कोई उनके अगेंस्ट ऑपरेशन नहीं चल रहा है। हाँ, जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ हैं, हंगरी बेसिकली सेंटर में आ जाता है थोड़ा सा, लेकिन ईस्टर्न सेंटर ही है। हंगरी, रोमेनिया, बुल्गारिया, ये जो कंट्रीज़ हैं, इधर थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि ये लोग ऑफ कोर्स थोड़ा सा इतने ज़्यादा एनलाइटेंड नहीं है, या फिर इतने मॉडर्नाइज नहीं हुए हैं, अभी भी थोड़े से पुराने कस्टम्स पे हमारी तरह के ही हैं यूरोप में। बस इनकी फ़िज़िकल लोकेशन यूरोप में है, पर वेस्ट यूरोप में ये वाली हालत नहीं है। अगर वो लोग कुछ करना चाहें तो उनके इतने भी बुरे हाल नहीं है कि वो कुछ करना नहीं चाहते। फॉर एग्जांपल पीकी ब्लाइंडर्स कोई जस्ट एक फेक स्टोरी नहीं सोची हुई थे, असली में पीकी ब्लाइंडर नाम के गैंग थे, और वो लोग सच में रोमानी ही थे। डेफिनेटली। अब बदमाशी बहुत रही है भाई उनकी। एक बॉक्सर था, उसका नाम था योहान थ्रोलमान। ये रोमानी था,
वो जर्मन बॉक्सिंग चैंपियन बन गया, लेकिन इन लोग को अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसका स्किन ब्राउन है, तो उसको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया और उसको मार दिया वहाँ पे। ऐसे हज़ारों लाखों स्टोरीज हैं। और जो हॉलोकॉस्ट हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जैसे आपने बोला मुझे अभी, जर्मन उसमें बहुत सिग्निफिकेंट कंपोनेंट रोमानीज का भी था। और ये इसकी बात नहीं की जाती, इसकी बात नहीं सिर्फ होती, बोला जाता yes, है कि जूस की yes. प्रोसिक्यूशन हुई थी, हाँ। बट एक्चुअली रोमानीज की भी हुई थी। रोमानीज की भी बहुत ज़्यादा बहुत हुई ज़्यादा थी। हुई थी, हाँ। अभी सेकंड नंबर पे जितने उनका ही जूस नंबर। मरे कुछ 6 मिलियन के आसपास, एटलीस्ट 1 मिलियन रोमानी तो मरे ही होंगे। हम्म, तो बहुत बड़ा रोमानी कंपोनेंट है, लेकिन इसकी बात कहीं होती नहीं है, इसका कहीं मेमोरियल भी नहीं होता है। रेसिज्म और कुछ नहीं है। एटलीस्ट ये जानकर खुशी हुई कि आंड्रिया पिर्लो के वेन्स में अपना जो आदमी है खून वो। हाँ अपना ही है। मेरा खून और आंड्रिया पिर्लो का खून एक ही है। ये कौन था जर्मनी का, कौन था? सॉरी मैं भूल गया उसका नाम, फुटबॉल का नाम। ये हो जाता है। माइकल बैलक। हाउ डिड यू नो दैट? कुछ आई डोंट नो सर, Dark इंट्यूशन skin. है शायद। देयर यू गो, माइकल बैलक इज रोमानी। रोमानी है। बिल्कुल, हाँ, बहुत है ऐसे, ये बहुत लेजेंडरी फुटबॉलर्स लेजेंडरी फुटबॉलर। यस यस, माइकल बैलक इज रोमानी। आई जस्ट होप कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी रोमानी है। अरे बहुत पॉसिबल है, लोग ही लुक्स लाइक एन इंडियन ना। हाँ, वो थोड़ा इंडियननेस है पोर्टुगीज में। ये टेनिस प्लेयर कौन सा है, लेफ्टी? अह, नदाल। नोवाक। हाँ। अच्छा, ही नडाल। आल्सो लुक्स इंडियन। नहीं, पर जनरली स्पेनिश लोग थोड़े ऐसे दिखते हैं। हाँ, स्पेनिश लोग के जनरली स्किन कलर थोड़ा मेडिटेरेनियन लुक कहते हैं उसे। डार्कर है, लेकिन कुछ लोग दिखता है, अपने को मालूम पड़ता है कि इनमें कुछ तो है। Definitely. ये क्रेजी था मेरे को कि आंड्रिया पिर्लो, आपने एरिक कैंटोना का नाम लिया। एरिक कैंटोना, लेजेंड, क्रेजी। एब्सोल्यूट लेजेंड। सर भी 5वीं स्टोरी के बारे में बता दो। अच्छा, आज यहाँ रुक जाते हैं। बहुत सही मज़ा आया। आज मुझे लगता है मैं थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ इसमें पहले से। यस, ये जो इन्होंने टॉपिक्स पे बात की है ना, ये वन ऑफ द मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं, और इतने ज़्यादा ऑब्सक्योर टॉपिक्स हैं कि इनके बारे में कोई बात नहीं करता यार। फॉर एग्जांपल रोमानी पीपल के बारे में कोई बात ही नहीं करता। यूरोप के लोग शायद इनके बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज रखते होंगे, इंडिया घंटा कोई नॉलेज नहीं है किसी को, ठीक है। मैं खुद पर्सनली बहुत फैसिनेटेड हूँ इस ग्रुप से, मैं पढ़ता रहता हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि इनका क्या क्या सीन है, इनका फ्लैग कैसा दिखता है, ग्रीन ब्लू, वो रथ का पहिया, ये वो, इनकी कांग्रेस के बारे में, क्योंकि मैं बहुत पहले से ही थोड़ा फैसिनेटेड था इस सब्जेक्ट से। बट एनीवेज, आज यही ख़त्म करते हैं, थोड़ा लंबा हो गया। कल शुरू करेंगे यहीं से। थैंक यू।